हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम फिर से अपने ज्योग्राफी के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, मानचित्र के बारे में जानेंगे। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के और देखते हैं मानचित्र होता क्या है। आपने तो इसके बारे में बहुत बार सुना है, नाम सुना है। मानचित्र क्या होता है, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, और भी विभिन्न पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, मानचित्र मानचित्र उससे पहले हम जानते हैं कि ग्लोब के बारे में हमने जान ही लिया है कि ग्लोब क्या है। आप इसके महत्व के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ ही लिया है कि हाँ, ग्लोब क्या है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु वास्तविक प्रतिरूप है। बिल्कुल वैसे ही हमने ग्लोब को तैयार किया जैसे पृथ्वी दिखाई देता है। देखिए, ग्लोब के अध्ययन में कुछ सीमाएं होती हैं। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, उसके अध्ययन के लिए हमें कुछ सीमाओं का जो है ना ध्यान रखना होता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। अगर हम पूरे पृथ्वी का अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक एरिया के बारे में जानना है, जैसे हमारे प्यारे भारत के बारे में जानना है, या हमें अमेरिका के बारे में जानना है, या हमें इंग्लैंड के बारे में जानना है, जर्मनी के बारे में जानना है, फ्रांस के बारे में जानना है, तो वहाँ पे हमारे लिए ग्लोब जो है थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हमें किसी गांव के बारे में ध्यान जानना है, शहर के बारे में, जिला के बारे में, इन सब के बारे में अगर हमें जानना है तो वहाँ पे हमारे लिए ग्लोब जो है उतना उपयोगी साबित नहीं होगा। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहता है तो हमारे लिए ये उपयोगी साबित नहीं होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। देखिए, मानचित्र क्या है कि पृथ्वी के सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाना जो होता है ना, किसी पर्टिकुलर एक माप ले लिया कि हाँ, 1 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर में हम 1 किलोमीटर को दर्शाएंगे, या 1 सेंटीमीटर में हम 10 किलोमीटर को दर्शाएंगे, क्योंकि हमारा जो एरिया जो होता है पृथ्वी पे वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उसको एक छोटे से मैप पे लेके आना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक पैमाना लेते हैं जिसके माध्यम से हम चपटी सतह पे जो है ना एक चित्र खींच देते हैं, और वो क्या कहलाता है, हमारा मानचित्र कहलाता है। लेकिन एक गोलकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर किसी गोलेकार चीज़ को अगर चपटा करना चाहते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए, मानचित्र जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें से मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत ऐसे मानचित्र हैं जिनके बारे में तो जानते हैं, लेकिन एक दो के बारे में आज पहली बार जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र क्या होता है? भौतिक मानचित्र होता है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि के में जो दर्शाते हैं। यानी आपने देखा होगा ना कि कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं नदियाँ हैं। ये सब क्या है, ये हमारा जो है कहीं पे जो सड़क निकली हुई है या कहीं पे दर्रा वगैरह है, ये सब क्या है, हमारा भौतिक मानचित्र है। और इन मानचित्र को क्या कहते हैं, भौतिक या उचावच मानचित्र कहते हैं। इसको भौतिक या उचावच मानचित्र कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है राजनीतिक मानचित्र। आपने भौतिक और राजनीतिक के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे अब किसी राज्य, नगर, शहर, गांव या विश्व के कोई भी देश हो या राज्य हो, उसकी सीमाओं को जो दर्शाने वाला मानचित्र होता है वो क्या कहलाता है, राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। यानी राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी आप अगर कोई मानचित्र लेके आते हैं, उसमें लिखा रहता है कि यह फिजिकल मैप है, ये है पॉलिटिकल मैप है, यानी ये राजनीतिक मैप है, ये जो है भौतिक मैप है। यानी कहने का मतलब जिसमें पर्वत, पठार ये सब के बारे में दिया है वो क्या है, भौतिक मानचित्र है। और जिसमें किसी भी राज्य, देश या स्थान का जो है बॉर्डर दिया गया है, उसका राजनीतिक जो है उसके सीमाओं के बारे में बताया गया है, तो वो क्या है, राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। आपने थीमेटिक मानचित्र के बारे में नहीं सुना होगा। आज हम
देखते हैं थीमेटिक मानचित्र क्या है। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं, उसको स्पेशली किसी चीज़ के लिए जो है ना ड्रॉ किया जाता है। अगर जैसे हमें किसी सड़क की जानकारी लेना हो, सड़क ही सड़क, आपने मानचित्र लिया होगा जहाँ पे सिर्फ जो रेलवे लाइन है उसको दर्शाया जाता है। किसी मानचित्र में आपको सड़क ही सड़क दिखाई देगा, किसी में हवाई जहाज़ की जो मानचित्र होती है उसको दर्शाया जाता है, कहीं पे आपको वर्षा का मानचित्र दिखाई देता है, कहीं पे आपको फॉरेस्ट का मानचित्र, यानी स्पेशली वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है ना बनाया जाता है। वैसे मानचित्र को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। यानी कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, या कहीं से किसी जंगल से आपको जो है कोई सड़क निकालना है, तो उसके लिए आपको थीमेटिक मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको पर्टिकुलर ये बताया जाएगा कि यहाँ पे कितना वन है, ये यहाँ पे कहाँ से आप रास्ता निकाल सकते हैं। आप फिजिकल और जो पॉलिटिकल है उसमें आपको उतना डिटेल जानकारी नहीं मिलेगा जितना आपको थीमेटिक जो मानचित्र है उसमें जानकारी मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थीमेटिक मानचित्र ले आते हैं और वहाँ पे उसकी स्टडी करते हैं, ताकि हम देख सकें कि कहाँ से हम अपना जो है सड़क गुजार सकते हैं, कहाँ से हम रेलवे लाइन निकाल सकते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ऐसे जो मानचित्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उचित नामकरण किया जाता है। इसमें जो जानकारी दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका उचित नामकरण करते हैं। अगर सड़क का है तो सड़क मानचित्र, रेलवे लाइन का है तो रेलवे लाइन मानचित्र, वर्षा का है तो वर्षा मानचित्र कहते हैं। लेकिन ये पूरे मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब बात करते हैं मानचित्र के घटक। मानचित्र के जो है ना 3 घटक होते हैं। कौन? दूरी, दिशा और प्रतीक। देखिए, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, दूरी क्या होता है? अब दूरी तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि हाँ, कोई भी जगह की कितना हमसे दूर है, ये सब है उसके जो मापते हैं, वो उसको दूरी में मापते हैं, किलोमीटर, मीटर, ये सब ये तो हमने जाना है। लेकिन जो मानचित्र में हम लोग जो दूरी यूज करते हैं वो क्या है? देखिए, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सके कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आप इस चीज़ को समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कि जो मानचित्र है एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पे दर्शाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो प्यारा भारत है उसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। अब उतने बड़े एरिया को एक A4 शीट पेज पे या उससे बड़े पेज पे लाना कितना कॉम्प्लिकेटेड काम होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जो है पैमाना लेते हैं और जिस पे क्या करते हैं दर्शा देते हैं, कि आप देखिए तो होइएगा कि जो मानचित्र होता है वहाँ पे कहीं पे लिखा रहता है कि हाँ, जिस इसका आरएफ जो है कितना है, या पैमाना कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या उससे ज़्यादा होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना रहता है। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटी किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। देखिए, अब हम ये बता दें कि अगर आपको 1 सेंटीमीटर में हमने 10 किलोमीटर को लिया है, तो आप जब उसका एक्चुअल जब निकालेंगे तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, आप वहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं लीजिएगा, 10 किलोमीटर लीजिएगा, क्योंकि वो तो मैंने पैमाने पे लिया है ना, कि वो पैमाने पे उसको दिखाने के लिए अच्छा से सब चीज़ आ जाए, उसको दिखाने के लिए हमने एक दूरी ले लिया कि हाँ, ये दूरी जो है ना इतने किलोमीटर को क्या कर रही है, दर्शा रही है। और इतना सावधानी से बनाते हैं कि जो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक रहे, उसमें कोई जो है थोड़ा सा भी अंतर ना रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। जैसे मैंने बताया ना, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू अगर हम ले लेते हैं कितना, मान लेते हैं 10 किलोमीटर ले लेते हैं, 10 किलोमीटर अगर लेते हैं यहाँ पे, तो ये तो हमारा पैमाने का हो गया, यानी 10 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर में दर्शा दिया। और अगर मैंने ये दिखाया कि जो दिल्ली से मुंबई के बीच की जो दूरी है वो मैंने अगर 1 सेंटीमीटर में दर्शा दिया, यानी वो जितनी दूरी है मैंने उसको 1 सेंटीमीटर में दर्शाया है। ठीक है,
यानी इसको तभी संभव है जब एक छोटी दूरी को जो है ना, जब कागज़ पे एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। ये तभी है, जैसे अब ये छोटी दूरी जो है, इसको जब व्यक्त करेगा तभी जो है वास्तविक रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना गया जाता है या चुना गया। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, यानी इसको आरएफ बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं इसको। यानी जो पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, यानी जो स्थल जैसे 10 किलोमीटर है और मानचित्र पे कितना दिखाया गया, 1 किलोमीटर दिखाया गया, और इसका जो अनुपात आएगा वही जो है आपका आरएफ कहलाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी जो है, एक एग्जांपल से समझते हैं, 10 किलोमीटर है और जिसे मानचित्र पे 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है, तो इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जो है स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। यहीं अभी आपको मैंने बताया कि अगर 1 सेंटीमीटर में आपको अगर 10 किलोमीटर दर्शाया गया है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो 1 किलोमीटर जो है स्थल के 10 किलोमीटर को दर्शाता है, या आपके अगर घर से और विद्यालय की दूरी अगर 10 किलोमीटर है और उसको 2 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है, तो यानी जो आपका पैमाना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर है, यानी जो आपका रियल जो दूरी है 1 सेंटीमीटर, वो 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आपके पैमाना कितना होगा, यानी आपके जो रेखा चित्र का जो पैमाना है वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, बिना पैमाने के तो आप इतने बड़े एरिया को एक छोटे से पेज पे कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए पैमाना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको पैमाना की जानकारी है, तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, अब वहाँ पे जो मानचित्र जो होता है ना, उस पे लिखा रहता है, कहीं पे भी आप मानचित्र खोल के देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है, और आपकी को अगर उसकी सही जानकारी है तो आप मैप पे कहीं से भी किसी भी जगह का जो है ना आसानी से जो है दूरी का पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये जगह इतना दूर है। ठीक है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी जितना छोटा पैमाना क्या हो गया, छोटा पैमाने का मतलब हो गया कि जैसे 1 सेंटीमीटर है, ये छोटा है, और इसमें जो है हम 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर को दर्शा रहे हैं, तो ये छोटा पैमाना हो गया। और वहीं अगर हम 1 सेंटीमीटर पे अगर 1 किलोमीटर को अगर दर्शाते हैं, तो ये हमारा बड़ा पैमाना हो गया। यानी 1 सेंटीमीटर पे अगर हम 1 किलोमीटर को दर्शा रहे हैं, तो ये तो बड़ा हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा हो जाएगा। और वहीं अगर हम 1 सेंटीमीटर में अगर 100 किलोमीटर, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर को भी दर्शा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, छोटा पैमाना होगा। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि मानचित्र पर अगर 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, यानी अगर 5 सेंटीमीटर अगर 500 किलोमीटर को दर्शाता है, तो क्या है, छोटा पैमाना है। वो क्या है, छोटा पैमाना है। इसको छोटा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, छोटा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। सिंपल सी बात ये समझिए कि आप अगर 1 सेंटीमीटर पे जितना ज़्यादा दूरी को दर्शाएंगे वो छोटा पैमाना होता जाएगा, और आप 1 सेंटीमीटर पे जितना कम डिस्टेंस को दर्शाएंगे वो आपका बड़ा पैमाना होगा। अब देखिए, एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पे दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने का उपयोग हम कब करते हैं, जब हमको किसी गांव या शहर को जो है ना छोटे से एरिया को अगर किसी कागज पे दर्शाना है, तो हम क्या करते हैं, वो बड़ा पैमाने का यूज करते हैं। जैसे स्थल पे अगर आपको 500 मीटर की दूरी को दर्शाना है और उसके लिए आपने अगर 5 सेंटीमीटर पे दर्शा दिया है, तो वो क्या हो गया, बड़ा पैमाना हो गया, क्योंकि आपको वहाँ पे सिर्फ एक गांव का या शहर का ही वहाँ पे आपको मानचित्र बनाना है या रेखा चित्र बनाना है। और जब बड़े से उपमहाद्वीप का, देश का अगर हम बनाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा पैमाना यूज करते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक बात बताइए, जो बड़ा पैमाना है ये एक गांव का, कस्बे का है,
तो वहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ये जगह है, यहाँ से नदी जाती है, यहाँ से सड़क जाता है, यहाँ से रेलवे लाइन जाती है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन जो छोटा पैमाना है वहाँ पे तो हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, क्योंकि आपको एक कागज़ पे बहुत ज़्यादा जो है डाटा को वहाँ पे आपको दर्शाना होता है, तो फिर वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो कम जानकारी आपको जानकारी प्रदान करेगा। अब बात करते हैं दिशा। अब दिशा क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि कहीं भी आप अगर मानचित्र खरीदते हैं तो उस पे अधिकतर मानचित्र में ऐसा लिखा रहता है कि दाहिने साइड में तीर का निशान होता बना होता है, उसके ऊपर उत्तर लिखा रहता है, अक्षर जो है उत्तर। अगर अंग्रेजी वाला मानचित्र है तो उस पे नॉर्थ लिखा रहता है। यह जो तीर है ना उत्तर दिशा को दर्शाता है, यानी इसको उत्तर दिशा के को ध्यान में रख के बनाया गया है। नॉर्थ जो डायरेक्शन है ना, और इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब अगर आपको पता है कि हाँ इधर नॉर्थ है, आपको अगर मैंने एक मानचित्र दे दिया, उस पे मैंने कुछ दर्शाया ही नहीं कि नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, तब तो आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हाँ भाई ये कहाँ है। जैसे आपको मैंने अपने प्यारे भारत का मैप दे दिया और आपको ये पता है कि हाँ नॉर्थ ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ये इधर है, वो इधर है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं एक वर्ल्ड मैप दे दूँ और उस पे मैं नॉर्थ ये बताऊँ ही नहीं, तो आपको वहाँ पे उस चीज़ को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मैप पे जो है ना इंग्लिश में एन या हिंदी में उत्तर लिखना ज़रूरी होता है, ताकि उसको समझ में आए कि उत्तर दिशा के संदर्भ में जो है इसको बनाया गया है। देखिए, 4 प्रमुख जो दिशाएँ हैं वो कौन है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कौन-कौन है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये जो है 4 प्रमुख दिशाएँ, और इनको क्या बोलते हैं? ये प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। ये मेजर हैं, ये जो है मेजर है। और इनके बीच जैसे आपने देखा होगा कहीं-कहीं पे ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है। ये क्या है? जैसे ये है नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये साउथ वेस्ट कहलाता है, ये साउथ वेस्ट कहलाता है, ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, और ये साउथ ईस्ट कहलाता है। यानी इनके बीच भी 4 दिशाएँ होती है, जैसे उत्तर पूर्व होता है, दक्षिण पूर्व होता है, दक्षिण पश्चिम होता है और उत्तर पश्चिम होता है। इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से आप किसी भी स्थान का सही पता या सही स्थिति लगा सकते हैं। आप ये जो बीच में जो लाइन हम मैंने खींचा है, ये जो बताया है आपको, इसके अकॉर्डिंग जो है ना आप किसी भी जगह का जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन सही पता उसका लगा सकते हैं। आजकल तो कंपास आता है जिसको दिक् सूचक बोलते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी होगा, कंपास आप खोलिएगा तो आपको नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करेगा कि हाँ नॉर्थ इधर है, नॉर्थ जब आप उसको देखेंगे तो वो जब नॉर्थ यदि करेगा तो उसके जो अपोजिट में साउथ है वो बता देगा कि इधर दक्षिण दिशा कहाँ है। तो कंपास तो आजकल उसका विकास हो गया है, तो ये काफ़ी आसानी हो गया लोगों को किसी भी दिशा के बारे में जानना, किसी भी जगह के बारे में जानना कि वो नॉर्थ में कहाँ है, साउथ में कहाँ है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। यह एक यंत्र है जिसके माध्यम से जो है ना दिशाओं का, मुख्य दिशाओं का क्या करते हैं हम? पता लगाते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। हम सभी जानते हैं कि इसका जो चुंबकीय दिशा की जो सुई होती है उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। यह किसी भी मान अब देखिए, अब उसके बाद क्या आता है? प्रतीक आता है। अभी मैंने क्या देखा? पहले देखा पैमाना, दूरी, दूसरा देखा क्या? दिशा। अब तीसरा है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र का, जैसे आप देखते होंगे ना कि हाँ मानचित्र पे रेलवे लाइन के लिए अलग दर्शाया रहता है, रेलवे लाइन के लिए ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे लाइन रहता है, उसको कटा रहता है। ये आप देखते हैं कि पानी के लिए नीला दर्शाया जाता है, तालाब के लिए जो है अलग दर्शाया जाता है, नहर के लिए अलग उस पे रहता है, प्रतीक रहता है। तो यानी प्रतीक क्या होता है कि ये किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल
कि पटरियाँ या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। अब देखिए वास्तविक में ये सब तो दर्शाना वो नहीं है कि आप रेल का पटरी दिखाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ प्रतीक बना देते हैं। जैसे ये रेल लाइन का हो गया, ये हो गया रेल लाइन का। पुल के लिए बना देते हैं, नहर नदी के लिए ऐसे बना दिया कि ये नदी है। ठीक है, कुछ ऐसा शॉर्टकट लगा देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम समझ जाते हैं कि ये जो है यहाँ पे नहर है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे पुल है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करते हैं। जैसे पर्वत के लिए, पठार के लिए हम लोग अलग अलग जो है ना कलर का यूज कर देते हैं। उससे क्या समझ जाते हैं कि यहाँ पे पर्वत है, पठार है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे पानी है। ठीक है, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं। अगर आप सोचिए, अगर मैं पर्वत के लिए, पठार के लिए एक कलर, एक प्रतीक यूज कर दूं, तो आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे पठार है, पर्वत है, नदी है, झील है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। यानी इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मानचित्र को आसानी से खींच सकते हैं और इसका अध्ययन जो है आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए, पीला रंग का पठारों के लिए और हरा रंग के लिए जो है मैदानों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी समझिए सिंपल सी बात कि आपको अगर कहीं पे भी नीला रंग दिखा है तो समझ जाइए वो जलाशय के लिए है। अगर कहीं पे आपको भूरा रंग दिखाई दे तो क्या है, पर्वतों के लिए। कहीं पे पीला रंग हो तो पठार के लिए है। अगर कहीं पे हरा रंग हो तो वो मैदान के लिए। या अगर यहाँ पे अगर आपको इसे दर्शाया गया है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे पर्वत है, पठार है। आप ध्यान रखिएगा, नीला रंग जलाशय के लिए, भूरा रंग पर्वत के लिए, पीला रंग पठार के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए। अब बात करते हैं रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र जो है एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथास्थ और किसी स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। अब देखिए, जैसे आप ये रेखा चित्र क्या होता है, आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, उसने आपको बता दिया कि हाँ ये आप रेलवे लाइन से लेफ्ट ले लेना, राइट ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना। आप बहुत सारे पॉइंट आपको अ, दिशा निर्देश दे दिया और एक कागज पे ऐसे बना के दे दिया। तो जो रेखा चित्र है वो क्या है, पैमाना पे नहीं बनाते हैं, याददाश्त पे और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष को दिखाने के लिए होता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा मानचित्र कहते हैं। यानी ये समझिए कि जिसको बिना पैमाने को बनाया जाता है, बिना पैमाने के जिसको बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है। अगर आपको कहीं पे जाना हो तो आप क्या कीजिएगा कि आप एक मैप किसी से पूछ लीजिएगा कि हाँ कहाँ कैसे जाना है। वो आपको एक कागज़ पे ऐसे बता देगा, या आपको यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है। वहाँ पे तो आप पैमाना यूज़ नहीं कीजिएगा, एक कागज़ पे ऐसे सिंपल सा छोटा सा बना लीजिएगा और उसको पॉकेट में रखिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो ये क्या है, याददाश्त पे और स्थानीय प्रेक्षण पे जो है आधारित होता है। जैसे आपको अगर किसी मंदिर में जाना होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो आप क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं कि यहाँ से ये ट्रेन पकड़ के यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ फ्लाइट पकड़ के जाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका रेखा चित्र हो गया। अब बात करते हैं खाका क्या होता है। खाका क्या होता है? खाका एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जैसे हमने बड़ा मैप और छोटा मैप वहाँ पे पैमाना देखा ना। अब खाका क्या होता है, जैसे आपको अपने गांव का जो है एक मानचित्र तैयार करना है, तो आप क्या करेंगे, एक छोटे से उस क्षेत्र को क्या करेंगे, बड़े पैमाने पे बता देंगे। एक कागज़ पे बताना है, यहाँ पे ये नदी है, यहाँ पे एक तालाब है, यहाँ पे जो है सड़क जाती है, यहाँ से रेलवे लाइन जाती है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे तालाब है। बहुत सारी चीज़ों को आप उसमें दर्शा देंगे। तो खाका क्या है, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, तो ये क्या है, खाका कहलाता है। जैसे आपको पता है कि अगर आप किसी बिल्डिंग का अगर मैप तैयार करते हैं तो क्या है, खाका कहलाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो ये कमरा यहाँ पे है, ये जो है हॉल यहाँ पे है, ये एक मंजिला है, ये दो मंजिला है, इस सब का जो है जानकारी, यानी एक बड़े पैमाने पे जो है खींचा गया जो रेखा चित्र है वो क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। क्योंकि इसमें आपको अधिक से अधिक जो है जानकारी जो है आपको मिल सकता है। अब क्या करते हैं हम,
इंजीनियर के पास जाते हैं कि हमको भाई बिल्डिंग बनाना है, आप इसका मैप बना दीजिए। तो वो मैप नहीं बनाता है, वो खाका बनाता है, क्योंकि वो क्या करता है, बड़ा पैमाना लेता है, छोटे से कागज़ पे या बड़े से कागज़ पे आपको सब चीज़ डिटेल्स में बना के दे देता है कि भैया ये लो, आपको ये चीज़ यहाँ बनाना है, ये चीज़ वहाँ बनाना है। ये सब क्या है, खाका कहलाता है। अगर आपको कोई भी इसमें पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।